नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग एंड न्यूज़ पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट है उनको कवर करते जा रहे हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं आपकी जो 8 नंबर यूनिट है सीईटी की, जो एविडेंस बेस्ड टीचिंग, जिसे हम सीबीटी के नाम से या इथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग है, इस नाम से हम इस यूनिट को जानते हैं। तो इस यूनिट में जो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, जो आपके एग्जामों पॉइंट व्यू से रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका इथिक्स रिव्यू, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड इथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट। ये 3 टॉपिक है वो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं मेन एग्जाम की रूप से। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हम तो सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके इथिक्स रिव्यू, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग। ये तीनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और अगले टॉपिक का अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले देखते हैं 8 नंबर यूनिट, जिसका हम बात की दी थी। आपने जो बताया था हमने कि जो ये एथिक्स रिव्यू है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेन एग्ज़ाम की रूप से। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके मेन एग्ज़ाम में आने के इसके पूरे चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स रिव्यू। यानी एथिक्स रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये अगर आपका बने तो 2 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन है वो आपका मेन एग्जाम में बन सकता है। तो हम इसी हिसाब से आपका जो जितने नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा उस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इथिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ द फिलोसॉफी दैट डील विद द मोरल प्रिंसिपल एंड हु द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी शुड बिहेव। यानी जो इथिक्स पेपर्स है वो एक ब्रांच है जो फिलोसॉफी की, जिसके अंदर हम डील करते हैं मोरल्स प्रिंसिपल एंड हु द इंडिविजुअल सोसाइटी शुड बिहेव। यानी जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल के लिए क्या बिहेव बिहेव करती है, ये हम इथिक्स रिव्यू में देखते हैं। इसके बाद है इट इज़ अ कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड द मोरल वैल्यू दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। यानी इससे ये इट इज ये किससे संबंधित है, जो क्वेश्चन है जो उसे क्वेश्चन या राइट या रॉन्ग होता है या गुड, जो आपके क्वेश्चन गुड या बैड होता है, और इसके मोरल्स वैल्यू द गाइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो उसके मोरल्स वैल्यू है वो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रोवाइड ए इथिक्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द ethics provide framework for the making decision, decrease evaluating action in various। यानी जो आपकी जो इथिक्स है वो प्रोवाइड करती है, अपने जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करती है। और जो किसके लिए प्रोवाइड करती है, डिसीजन मेकिंग के लिए, और डिक्रीज जो आपकी इवालुएटिंग एक्शन के लिए आपका ये जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो आप एस्पेक्ट या स्कोप ऑफ लाइफ, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड सोशल लाइफ यहाँ पर इंक्लूड होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इथिक्स प्ले ए जो आपका क्रिटिकल रोल इन ह्यूमन बिहेवियर, गाइडिंग डिसीजन मेकिंग। यानी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपका इथिक्स है, जो एक जो क्रिटिकल रोल है वो प्ले करता है जो आपकी ह्यूमन बिहेवियर है उसमें। इसके बाद इसके आपकी गाइडेंस, और इसके बाद आपके डिसीजन मेकिंग में, और इसके बाद आपके प्रमोटिंग ट्रस्ट में, और उसके बाद मोरल सोसाइटी में आपका ये एक क्रिटिकल रोल है प्ले करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं भी बताया था कि जो आपके टर्म्स है, जो टर्म्स डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप उनको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले वैल्यूज़ के बारे में कि वैल्यूज़ क्या होती है। द वैल्यू इज द डिफाइन एज द फंडामेंटल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड एन इंडिविजुअल एटीट्यूड्स बिहेव एंड डिसीजन मेकिंग। यानी जो आपकी वैल्यूज़ है इसे डिफाइन करता है ये फंडामेंटल्स आपका बिलीव्स होता है। और इसके बाद प्रिंसिपल दैट गाइड, जो इसके प्रिंसिपल है उसे गाइड इंडिविजुअल को गाइड करते हैं, और इसके जो आपके इंडिविजुअल को गाइड करते हैं, और एटीट्यूड बिहेव एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम 2 नंबर पर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आपकी रहने वाली है इथिक्स। यानी इथिक्स क्या है, द इथिक्स द मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड nurse and educator in the making decision about the right and wrong for teaching and practice। यानी जो एथिक्स है इससे क्या संबंधित है, एथिक्स से क्या आपको मिलना है, इसी एथिक्स से
जो एथिक्स जो गाइड करती है नर्स एंड एजुकेटर को और उनको डिसीजन मेकिंग करने में कि क्या आप राइट पढ़ा रहे हैं या रॉन्ग पढ़ा रहे हैं या आपकी प्रैक्टिस सही है या गलत है, उसमें डिसीजन मेकिंग करने में एथिक्स है उसका रोल प्ले होता है। इसके बाद नर्सिंग एथिक्स है, इसमें क्या होता है कि नर्सिंग इज ब्रांच ऑफ द अप्लाइड एथिक्स, ये एक ब्रांच है वो अप्लाइड एथिक्स के दैट फोकस ऑन द मोरल इश्यू इन द नर्सिंग प्रोफेशन, यानी जो ये फोकस करती है मोरल्स इश्यू या जो नैतिक इश्यू होते हैं उसके जो नर्सिंग प्रोफेशन के इश्यू होते हैं उसको फोकस करती है, जैसे कि आपके पेशेंट केयर, कॉन्फिडेंटिलिटी यानी गोपनीयता, इसके बाद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यहाँ पर फोकस करती है। इसके बाद एविडेंस बेस्ड टीचिंग, यानी एविडेंस बेस्ड टीचिंग्स डेफिनेशन क्या है, इज ए टीचिंग अप्रोच दैट यूज फॉर द बेस्ट करंट रिसर्च एविडेंस टू गाइड एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी जो भी टीचर है उस वो टीचिंग करवा रहा है तो उसको यूज़ में लेना चाहिए करंट रिसर्च, यानी जो करंट रिसर्च एविडेंस है उसको उसे यूज़ में लेना चाहिए और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे आउटकम है वो अच्छा है। इसके बाद प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स से आप क्या समझते हो, स्टैंडर्ड of the behavior expect from the professional nurse and teachers including honesty and respect, fairness and इसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसमें आपकी जो प्रोफेशनल है इसमें आपकी जो नर्स एंड टीचर है वो होनेस्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, इसके फेयरलेस लीडर होने चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल इन नर्सिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जो मीनिंग है उसको देखते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग इज अप्रोच दैट एम्फेसाइज इन द टीचिंग इन मोरल एथिक्स कल्चरल एंड प्रोफेशनल वैल्यू अलोंग साइड क्लिनिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी जो आपकी ये होती है आपकी जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नर्सिंग है वो जो काम करने पर जोर देती है, वो कौन कौन से काम हैं जिसे करने पर वो जोर देती है, वो सबसे पहला है आपका टीचिंग ऑफ मोरल, इसके बाद इथिक्स, इसके बाद कल्चरल एंड प्रोफेशनल वॉल्यूम, और इसी के साथ आपके जो क्लिनिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको काम करने में और उनको बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके बाद हम देखें एम ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी जो आपकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसके क्या क्या एम होने वाली है। इसके बाद सबसे पहला एम है वो होने वाला है कंपेंशनेट, यानी जो भी केयर प्रोवाइड करा रहे हैं जो केयर होती है वो दयालु या होनी चाहिए। इसके बाद रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, इसके बाद रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो नर्स जो केयर नर्सिंग वैल्यूज़ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जो हेडिंग बोलूँगा आई होप उन्हीं से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसके अंदर लिखना है और क्या इसके अंदर नहीं लिखना है। तो आप अच्छी तरीके से उन हेडिंगों को देखिए और अच्छी तरीके से समझिए कि उसमें क्या लिखना चाहिए। यानी पहला है जो ह्यूमन डिग्निटी, यानी जो ह्यूमन की डिग्निटी है और उसके रिस्पेक्ट है उसको बनाए रखना चाहिए। यानी इसमें क्या कहता है कि टीच ईच द पेशेंट यूनिक एंड इंटेंट ऑन रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस एंड डिजीज एंड बैकग्राउंड, यानी जो प्रत्येक जो आपके पेशेंट है उसकी ट्रीट है वो यूनिक होती है और उनके जो रिगार्डलेस एंड स्टेटस एंड डिजीज बैकग्राउंड वो इसके होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मोटा मोटी तौर पे बात याद रखनी है कि जो ह्यूमन की डिग्निटी है उसको मेंटेन हमें रखना चाहिए। इसके बाद इंटीग्रिटी, यानी इंटीग्रिटी के साथ हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो इंटीग्रिटी के साथ हमें काम करना चाहिए, जैसे कि ईमानदारी के साथ हमें काम करना चाहिए। इसके ट्रूथफुल काम होना चाहिए। इसके बाद फेथफुल और मोरल्स एंड प्रिंसिपल कीपिंग प्रोमिशन एंड आपकी कॉन्फिडेंटलिटी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या होता है कि जो जो इस यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं रिस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट ऑफ मेक देयर आर द ओवन डिसीजन, यानी पेशेंट को उनका स्वतः अधिकार होता है उनको अपने डिसीजन है वो बनाने के लिए, इसमें यहाँ पर ये किया कहा गया है। इसके बाद है अल्ट्रुइज्म से क्या यहाँ पर आ रहा है कि ये केयरिंग ऑफ द अदर्स सेल्फली प्यूटिंग ऑफ द वेलफेयर अबव द वंस एंड ओवन इंटरेस्ट, यानी इसमें जो
एक के साथ-साथ दूसरे के साथ भी अच्छी तरीके से उनका भला कर देना या अच्छा उनका काम कर देना, वो अल्ट्रुइज़्म में इंक्लूड होता है। इसके बाद सोशल जस्टिस में क्या होता है कि सोशल जस्टिस में जो आपका फायरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी ये आपके जो जो आपकी रिसोर्सेज है उसको अच्छी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके बाद मेन डिस्क्रिमिनेशन जो पुरुष भेदभाव है उसको यहाँ पर रोकना चाहिए। इसके बाद हम ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर अवॉइडिंग जो आपका होने वाला है डिग्निटी एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद कॉन्फिडेंस या प्रोफेशनल एक्सचेंज यहाँ पर इसमें बताया है कि मेंटेनिंग स्किल, जो इसकी स्किल है वो इसकी जो मेंटेनिंग होनी चाहिए। इसके बाद एविडेंस उसके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो इसके फेस्ट प्रैक्टिकल्स एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट उसके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ देखें तो वैल्यू आर द बिलीफ्स नॉट टाई टू स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी जो वैल्यू है वो बिलीफ्स होती है और नॉट टाई टू स्पेसिफिक सिचुएशन। इसके बाद इसको आप इसके करेक्टरिस्टिक्स है वो आप इस प्रकार ही याद रख लीजिए। इसके बाद वैल्यू में भी जो आपकी स्पेसिफिक, यानी वैल्यू स्पेसिफिक होनी चाहिए और में भी मोर जनरल होनी चाहिए। इसके बाद द गाइड डिसीजन नॉट जस्ट इमोशन। इसके बाद है वैल्यू आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, जो आपकी वैल्यू है वो अलग अलग होनी चाहिए अलग अलग कल्चर के हिसाब से। इसके बाद दे आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, जो स्टेबल रिलेटिवली रहे ओवर टाइम के लिए। इसके बाद वैल्यू आर स्टेबल होनी चाहिए। इसके बाद वैल्यू आर लर्न होनी चाहिए। इसके बाद दे आर एग्जिस्ट यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले कंपोनेंट या डायमेंशन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इसके कंपोनेंट है वो यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट है वो जो देखने को मिलता है वो है करेक्टरिस्टिक, या आपका जो करेक्टर है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर होने वाला है हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद आपका होने वाला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट के बारे में जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल है वो डेवलपमेंट करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो वैल्यू बेस्ड, इसमें है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन इंटीग्रेटिंग इन नर्सिंग एजुकेशन, यानी जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसका एकीकरण है नर्सिंग एजुकेशन में। किस प्रकार से एम्बेडिंग द वैल्यू मॉडल्स एंड कोर्स इन करिकुलम, यानी जो आपके जो एम्बेडिंग है जो वैल्यूज़ मॉड्यूल्स है उसका कोर्स एंड करिकुलम के जो आपके पाठ्यक्रम है उसमें होना चाहिए। इसके बाद यूजिंग केस स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अराउंड अराउंड मॉरल इश्यूज। इसके बाद होने चाहिए आपका रोल मॉडलिंग बाय द फैकल्टी एंड लिविंग ऑफ द वैल्यूज़। इसके बाद होने चाहिए आपका एक्सचेंज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जनरलाइजिंग। इसके बाद होना चाहिए मेंटरशिप, यानी सदस्यता एंड सुपरविजन आपका होना चाहिए साथ में। इसके बाद इवालुएटिंग नॉट जस्ट कॉग्निटिव लर्निंग बट एटीट्यूशनल बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो जब वीडियो होने वाला है अगला, तो इस अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू डेवलप स्ट्रेटजी। इसके बाद इथिकल डिसीजन मेकिंग, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो इससे अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आप मैसेज कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।